अध्याय 15। जब वे रानी का अभिवादन करने आए तो वास्तव में कुछ उपपत्नियां थीं जिन्होंने ट्रांग लेक येन को चिढ़ाने के लिए दयालुता और अंतरंगता के नाम का इस्तेमाल किया। उनमें से शाही उपपत्नी येन और शाही उपपत्नी तो सबसे उत्साही थी। ट्रांग लेक येन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस उसने एक मजबूत हैरान करने वाला भाव दिखाया, दोनों ही पक्ष की मदद करते हुए दूसरे पक्ष की इच्छा को पूरा करने में मदद की, जो उसे सहज महसूस नहीं कराना चाहता था और गर्भपात के बाद अपनी उदास उपस्थिति को दिखा रहा था। अन्य रखैले बस खुशी से तमाशा देख रही थी, किसी भी पक्ष की मदद नहीं कर रही थी। महारानी ने कुछ देर तक खुशी से तमाशा देखा। ट्रांग लेक येन की अभिव्यक्ति को और भी खराब होते हुए देखकर वह बोली, यह लगभग नया साल है, हमें रानी माँ को बधाई देने जाना चाहिए। ट्रांग लेक येन ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। उसने सोचा कि रानी माँ एकांत में चली गई हैं। उस समय को याद करते हुए जब महारानी डोवगर ने अचानक हरम के मामलों में हस्तक्षेप किया, फिर बुद्ध की पूजा करने के लिए कांगन पैलेस में वापस चली गई, महल के मामलों की अब और परवाह नहीं की। ट्रांग लेक येन को अभी भी समझ में नहीं आया, क्या यह महारानी ने कार्रवाई की थी या सम्राट ने उसे उस समय वापस जाने के लिए मजबूर किया था। दाओ नोक पेवेलियन के बाहर अज्ञात कारणों से बिजली गिरने से मारे गए नपुंसक का मामला भी था, और पिछली बार जब महारानी डोवगर ने अचानक महल की एक नौकरानी को पीट कर मार डाला था, यह कार्रवाई महारानी डोवगर के सौम्य रूप के साथ बहुत असंगत थी, जो कि अभी अभी बुद्ध की पूजा कर रही थी। येन क्वी टैन ने ट्रांग लेक येन को चुपचाप अपना सिर झुकाते हुए देखा, यह सोचकर कि वह अभी तक गर्भपात के सदमे से उबर नहीं पाई है। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, उपपत्नी त्रियु के रंग को अच्छा नहीं देखकर, क्या यह इसलिए है क्योंकि उसका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेडी येन। मैं ठीक हूँ। ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराने की कोशिश की, सबके पीछे पीछे खड़ी हो गई। उसकी कमजोर शक्ल देखकर सभी को लगा कि वह अभी तक ठीक नहीं हुई है। येन क्वी टैन ने ट्रांग लेक येन की शक्ल को देखा, जो महल की नौकरानी का हाथ थामे दरवाजे से बाहर जा रही थी, और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम किसको यह दयनीय नजर दिखा रही हो? उपपत्नी न्यू उसके पास से गुजरी और यह सुनकर अपनी भौहें उठाई और पीछे देखा। आधे मुस्कुराते हुए और आधे नोट करते हुए उसने धीरे से कहा, यदि आपको यह पसंद नहीं है तो यह ठीक है, अगर दूसरों को यह पसंद है। नू फी के मुंह से निकला। दूसरा व्यक्ति कौन था? यह सुनने वाला हर व्यक्ति समझ गया। येन क्वी टैन ने अनिच्छा से ट्रांग लेक येन की पीठ पर नजर डाली, फिर उसके बगल में बैठी नू फी को देखने के लिए मुड़ी, जो मुंह फुलाए हुए थी और सबके पीछे भाग रही थी। महारानी डोवगर के खांग एन पैलेस में हमेशा चंदन की हल्की खुशबू आती थी। ट्रांग लेक येन आज्ञाकारी ढंग से महारानी डोवगर और महारानी को एक दूसरे से अंतरंगता से सवाल पूछते हुए सुन रहा था। वास्तव में यह नहीं देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच पहले भी मतभेद रहे हैं। मैंने सुना है कि राजकुमारी चियो का गर्भपात हो गया है। अंत में महारानी डोवगर ने बातचीत का ध्यान ट्रांग लेक येन की ओर भी मोड़ दिया। यहाँ हर कोई जानता था कि डिएप परिवार महारानी डोवगर का मायका था, और डिएप बहनों की पिछली और बाद की पदावंती गर्भपात की घटना से संबंधित थी। अब जब महारानी डोवगर ने इस मुद्दे को उठाया था और जानबूझकर ट्रांग लेक येन को उपपत्नी कहा था, तो इसे सुनने वाले सभी लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें ट्रांग लेक येन पसंद नहीं है। महारानी ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, कुछ दिन पहले महामहिम ने ट्रांग मोई मोई कोतु नगी के पद पर पदोन्नत किया था। ओह, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि वानका को पदावनत करके कुलीन महिला बना दिया गया है। क्या हुआ?
राजमाता ने रानी की बात बीच में रोककर ट्रांग लाकियेन की ओर देखा और कहा, च्यू सुंग नगी, मुझे बताओ, वास्तव में क्या हो रहा है? यह देखकर कि रानी माँ अभी भी अपनी उपपत्नी को बुला रही है, ट्रांग लाकियेन ने कोई भ्रम नहीं दिखाया। वह खड़ी हुई और उसे सलाम किया और कहा, महाराज, यह मामला महामहिम द्वारा तय किया गया था। मुझे कारण नहीं पता। मेरा मानना है कि महामहिम के पास ऐसा करने के लिए कोई वैध कारण होना चाहिए। महारानी विधवा का चेहरा उदास हो गया। इस ट्रांग लैक्वेन ने सम्राट का मुंह बंद करने का साहस किया, लेकिन वह यह नहीं कह सकी कि सम्राट ने गलत आदेश जारी किया है। सम्राट द्वारा दिखाई गई चीजों के बारे में सोचते हुए महारानी डोवगर को अस्थायी रूप से अपना गुस्सा निगलना पड़ा। अगर ऐसा है तो जब सम्राट अपना सम्मान देने आएंगे तो मैं सम्राट से फिर से पूछूंगी। हालांकि रानी माँ ने कॉन्सुबिन चियू के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन यहाँ हर कोई समझ गया कि रानी माँ कॉन्सुबिन चियू को पसंद नहीं करती थी। यह अफसोस की बात थी कि वह हरम के कामों में शामिल नहीं हुई, अन्यथा उनके पास देखने के लिए कई दिलचस्प चीजें होतीं। दीप डुंग हुआ हमेशा की तरह शांत रही। महारानी डोवगर की बातों से घबराई या भ्रमित नहीं हुई। यह देखना असंभव था कि दीपवान का अपनी इस स्थिति में पूरी तरह से इस छोटी बहन की वजह से आई थी। महारानी ने ठंडी मुस्कान के साथ महारानी डोवगर की ओर देखा। दूसरों को नहीं पता था, लेकिन वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सम्राट और इस महारानी डोवगर के बीच मातृ स्नेह उतना गहरा नहीं था जितना लोग सोचते थे। यहाँ तक कि हर दिन बधाई भी नहीं दी जाती थी। अगर महारानी डोवगर इस मामले को पूछताछ के लिए उठाना चाहती तो इससे सम्राट को और भी अधिक घृणा महसूस होगी। डिएप परिवार अब पहले जैसा गौरवशाली नहीं रहा और सम्राट का उपनाम फोंग था, डिएप नहीं। महारानी डोवगर केवल अपने मायके के परिवार को गौरवान्वित करना चाहती थी और इस बात को भूल गई। मैं थक गया हूँ, तुम सब वापस चले जाओ। दीप डुंग हुआ और दीप क्वी नहान यही रहो। ट्रांग लैकियेन दरवाजे की ओर चली गई। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और दीप बहनों की पीठ पर नजर डाली। महारानी डोवगर को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी और उन्होंने उन्हें रखैलों के सामने रखा। क्या वह सम्राट को और अधिक परेशान करना चाहती थी? चंदन की सुगंध से भरे कांग आन महल से बाहर निकलते हुए थिना ट्रुक ने ट्रांग लैकियेन के कंधों पर एक लबादा डाला, उसे सावधानीपूर्वक पालकी पर चढ़ाया और पालकी ले जा रहे हिजड़े से कहा, सड़क फिसलन भरी है, सावधान रहना। अलविदा, उपपत्नी चियो। तुंग हियन तान और निम्न श्रेणी की कई रखैलों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी और ट्रांग लैकियेन के समूह को दूर जाते देखा। उसका घमंडी रूप तो देखो। उपपत्नी तो क्रोधित होकर पालकी पर बैठ गई। महल में लौट जाओ। जियांग जियान किन के समूह ने दूसरी बार अपना सिर झुकाया। उपपत्नी सू के फिगर को देखते हुए जियांग जियान किन ने फिर से अपनी आंखें नीची कर ली। कोई आश्चर्य नहीं, वह स्पष्ट रूप से शाही कुलीन पत्नी शू की चचेरी बहन थी। उसकी शक्लहीन नहीं थी, फिर भी एक शाही कुलीन उपपत्नी थी, दूसरी सिर्फ शाही उपपत्नी थी। कांग एन पैलेस में महारानी डोवगर की अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी। ये रोंगहुआ की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में पूछ रही थी, मुझे बताओ, तुमने क्या किया? अब जब तुम दोनों बहनों की स्थिति इतनी कम हो गई है तो तुम्हें क्या लाभ है? दीप डुंग हुआ ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। मैंने सोचा था कि महल की उस नौकरानी को उजागर करने के बाद सम्राट मेरी ओर कुछ बार देखेंगे। तुम्हारा दिमाग क्या बना है? वह गुलाम तुम्हारी बड़ी बहन की निजी नौकरानी है। बादशाह उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। रानी माँ क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने हाथ में रखा जेड फेंक दिया।
जेड का हैंडल दीप डुंग हुआ की कनपटी पर लगा, जिससे तुरंत खून बहने लगा। उसे इस हालत में देखकर रानी माँ ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, अभी चले जाओ। दीप डुंग हुआ के चले जाने पर राजमाता ने दीप वान का की ओर ठंडे भाव से देखा, जिसे वह हमेशा से नापसंद करती थी। तुम भी बेकार हो, चले जाओ। लेडी डीप के गाल पीले पड़ गए और वह उदास चेहरे के साथ बाहर चली गईं। गुरुजी, क्या आपके माथे में कुछ गड़बड़ है? मैं किसी को कहूंगा कि तुरंत शाही चिकित्सक को बुलाओ। दीप डुंग हुआ के पास खड़ी महल की नौकरानी चिंतित होकर खून से सने लाल रुमाल को देख रही थी। कोई बात नहीं, दीप डुंग हुआ ने अभी भी शांति से अपना माथा पकड़ रखा था। इसके अलावा अब जब सम्राट ने मुझे तुच्छ जाना और त्याग दिया है, तो चाहे शाही चिकित्सक कितना भी अच्छा क्यों न हो, मुझे उनके आने की आवश्यकता नहीं है, भले ही मेरी चिकित्सा कौशल अच्छी न हो। लेकिन महल की नौकरानी अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दीप डुंग हुआ ने उसे रोक दिया। इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। दीप डुंग हुआ शांति से पालकी पर चढ़ गया, जमीन पर पड़ी बर्फ को देखते हुए। यह अंत पहले से ही निर्धारित था, इसलिए यह इसी तरह अच्छा है। वह भी कृपा पात्र थी। उस समय लोग लगातार उसकी चापलूसी करते थे और उसे बधाई देते थे। अब जबकि मैं अनुग्रह से बाहर हो चुका हूँ, चापलूसी की बात तो दूर, मेरे दैनिक खर्च भी कम नहीं होते, क्योंकि मैं महारानी डोवगर की भतीजी हूँ। आज महारानी डोवगर भी मुझे खुलेआम नापसंद करती है। मुझे डर है कि भविष्य में महल में जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह ऐसी स्थिति में पड़ने से बेहतर है जहां मैं अपना जीवन भी नहीं बचा पाऊंगा। महारानी डोवगर को अभी भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह लंबे समय से जानती थी कि सम्राट डिएप परिवार को नहीं छोड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वह ट्रियू परिवार को नहीं छोड़ेंगे। डिएप डुंग हुआ और ट्रांग लेक येन को मिलने के कई अवसर नहीं मिले थे, इसलिए जब वे संयोग से एक ही सड़क पर मिले, तो वह स्पष्ट रूप से इस चिएउतु नगी को देख सकती थी, जिसे लगातार सम्राट का समर्थन प्राप्त था। उसका रूप हरम में सबसे सुंदर नहीं माना जाता है, यहाँ तक कि गर्भपात के कारण उसका रंग भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति केवल एक छोटे वर्ष में शाही उपपत्नी से शाही उपपत्नी तक कैसे बढ़ गया? ट्रांग लेक येन को उम्मीद नहीं थी कि वह दीप डुंग हुआ से मिलेगी, जिसने उसके गर्भपात का इस्तेमाल उसकी बड़ी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। दूसरे व्यक्ति की दयनीय उपस्थिति को देखते हुए वह शायद ही याद कर पाती कि यह व्यक्ति तब कितना घमंडी हुआ करता था, जब वह अभी भी दूसरी श्रेणी की उपपत्नी थी। जब तक दूसरा व्यक्ति उसे सलाम करने के लिए पालकी से उतरा, तब तक वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थी। डिएप डुंग हुआ, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांग लेक येन ने उसके विनम्र रूप को देखा। सिर्फ आधे साल में इस व्यक्ति ने पहले से ही अतीत की सारी चकाचौंध भरी चमक को त्याग दिया था, मानो उसका मूल रूप ऐसा ही था। अतीत का अहंकारी अहंकार सिर्फ एक मुखौटा था। दीप डुंग हुआ ने खड़े होने से पहले सलामी खत्म की। उसकी नज़र हमेशा ट्रांग लेक येन की ठोड़ी पर पड़ी, दूसरे व्यक्ति की आंखों में सीधे नहीं देखा। मुझे चिएउतु नगी से मिलने की उम्मीद नहीं थी, यह उपपत्नी असभ्य थी। दीप डुंग हुआ का माथा घायल है और खून बह रहा है। क्या आपने अभी तक शाही चिकित्सक को बुलाया है? ट्रांग लेक येन ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि असली दीप डुंग हुआ कौन सा रूप है। इस जगह पर ऐसे अनगिनत लोग थे जो अभिनय करना जानते थे। अगर यह वास्तव में जरूरी नहीं था, तो किसी को बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, कॉनक्यूबिन चियू। यह बस एक दुर्घटनावश लगी चोट से हुआ एक छोटा सा घाव है, बहुत गंभीर नहीं है, दीप डुंग हुआ ने शांति से उत्तर दिया। ट्रांग लेक येन ने अपने पीछे खड़े एक हिजड़े की ओर मुड़कर कहा, इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता।
एक महिला का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे लापरवाही से नहीं छोड़ा जा सकता। इंपीरियल अस्पताल जाओ और इंपीरियल फिजिशियन हो को बुलाओ ताकि वह दीप डुंगहुआ के घाव की जांच कर सके और उसे सावधानी से उसका इलाज करने के लिए कहो। बोलने के बाद वह दीप डुंगहुआ की ओर मुड़ा। अभी अभी सम्राट ने मुझे बुलाया है, मैं पहले जाऊंगा। अलविदा, उपपत्नी चिएऊ। दीप डुंगहुआ ने लोगों के समूह को ध्यानपूर्वक चिऊ तु नगी की सेवा करते हुए जाते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल और अवाक थी। मास्टर, इंपीरियल फिजिशियन हो बाहरी घावों के इलाज में सबसे जानकार हैं। इस बार आपके घाव पर निश्चित रूप से कोई निशान नहीं रह जाएगा। महल की दासी बहुत खुश हुई और प्रसन्नता से बोली, बादशाह की कृपा के बिना चेहरे पर दाग हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। दीप डुंगहुआ पालकी में वापस बैठ गया और उदासीनता से बोला, चलो घर चलते हैं। ट्रांग लैक येन ने किएन चीन्ह महल में प्रवेश किया और देखा कि सम्राट बूढ़े व्यक्ति की कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। उनके सामने कई सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। कई संगीतकार बगल में बैठकर संगीत बजा रहे थे। पूरे दृश्य का वर्णन केवल एक शब्द में किया जा सकता था, आराम। मैं महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। इससे पहले कि ट्रांग लैक येन झुकती, सम्राट ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इस नृत्य का अभ्यास संगीत कार्यालय के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया था। मैंने देखा कि आपको नृत्य देखना पसंद है, इसलिए मैंने आपको पहले इसका आनंद लेने के लिए बुलाया। ट्रांग लैक येन दूसरे पक्ष को यह बताने की हिम्मत कैसे कर सकती थी कि वह जो देख रही थी वह कोई नृत्य नहीं, बल्कि एक नाचती हुई सुंदरी थी। बेशक वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि इस समय सम्राट की रुचि को बुझा दे। मानव मांस के गद्दे पर बैठी ट्रांग लैक येन ने एक योग्य उपपत्नी की तरह काम किया। उत्साह से सुंदरियों को घूमते हुए, अपनी पीठ को झुकाते हुए देखा। वास्तव में बेहद आराम महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि यह भी भूल गई कि सम्राट उसके हाथों से खेल रहा था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि आज सम्राट ने उसे यहाँ बुलाया है, न कि केवल नृत्य देखने के लिए। आखिरकार सम्राट की जटिल बुद्धि के साथ वह निश्चित रूप से इतना आसान काम नहीं कर पाएगा। मुझे याद है कि आप 1 साल से महल में हैं। जब फोंग कैन पहली बार महल में दाखिल हुई तो उसे ट्रांग लैक येन के रूप रंग का कोई आभास नहीं हुआ। पहली गहरी छाप शायद आड़ू के बगीचे में पड़ी थी। एक भौंहा, एक तीखी हंसी, दोनों में एक अनूठा आकर्षण था। 1 साल हो गया है। पिछले साल जब मैं महल में दाखिल हुआ था, तब भी भारी बर्फबारी हो रही थी। जब सम्राट मेरे पास से गुजरे, तो मैंने चुपके से उनकी तरफ देखा। ट्रांग लैक येन ने मुस्कुराते हुए फोंग कैन की छाती से सटकर कहा, महल के नियम कहते हैं कि आप सीधे ड्रैगन के चेहरे को नहीं देख सकते। जब मैंने ऊपर देखा, तो मैं इतना घबरा गया था कि मेरी हथेलियां गीली हो गई थी। मुझे डर था कि कोई मुझे खोज लेगा और मुझे महल से बाहर निकाल देगा। मैं अब तुम्हारे पास हूँ, मेरे प्यारे, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। फोंग कैन ने एक हाथ ट्रांग लैक येन की कमर पर रखा और कोने में खड़े काओ डुक ट्रुंग से कहा, काओ डुक ट्रुंग, जाओ और वह चीज ले आओ जिसके बारे में मैंने अभी सोचा था। काओ डुक ट्रुंग ने जल्दी से कागज का एक टुकड़ा उठाया, जिस पर कई शब्द लिखे थे। ट्रांग लैक येन सम्राट के इरादे को नहीं समझ पाई, इसलिए उसने कागज के टुकड़े को देखने की हिम्मत नहीं की। यह उन उपाधियों की सूची है जिन्हें मैं अगले वर्ष प्रदान करने की योजना बना रहा हूँ। देखिए, फोंग कैन ने कागज ट्रांग लैक येन के सामने रख दिया। उसका रवैया बहुत ही सहज था, जैसे यह हरम के सदस्यों की स्थिति से जुड़ा मामला न होकर सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा हो। ट्रांग लैक येन उलझन में दिख रहा था, मुंह बनाकर सम्राट की ओर देख रहा था। महाराज, यह बात इस उपपत्नी को नहीं देखनी चाहिए। मैंने तुम्हें यह दिखाया,
और कौन ऐसा कहने की हिम्मत कर सकता है? फोंग कैन ने सहजता से एक वाक्य जोड़ा, मेरे सामने आपको उन बेवकूफ नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जब सम्राट किसी पर कृपा करता है तो सभी नियम समाप्त हो सकते हैं, और जब वह व्यक्ति अनुग्रह से बाहर हो जाता है तो यह तथ्य कि उसने एक बार नियमों का पालन नहीं किया था एक ऐसा दाग बन जाएगा जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ट्रांग लैक येन ने कागज लेने से पहले बस थोड़ा झिझक महसूस की। उसे आश्चर्य हुआ कि अगले साल पदोन्नति की सूची में काफी लोग थे। हियन फी को हियन क्वी फी में पदोन्नत किया गया था। येन क्वी टैन को टैम फार्म सुंग नगी में पदोन्नत किया गया था। तुंग हियन टैन को ट्रैक टैम फार्म क्वी टैन में पदोन्नत किया गया था। और जिस बात ने ट्रांग लैक येन को और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह था कि पदोन्नति की सूची में खोंग ताई नहान और दीप डुंग हुआ भी शामिल थे। खोंग ताई नहान को 5वीं रैंक उई नगी में पदोन्नत किया गया। दीप डुंग हुआ को 4थी रैंक डुक टैन में पदोन्नत किया गया और वह दूसरे रैंक हियन डोंग में कूद गई। दीप डुंग हुआ को उसकी बड़ी बहन के गर्भपात के कारण डुंग हुआ में पदावनत कर दिया गया था। अब जब बड़ी बहन सत्ता से गिर गई है तो उसे खुद डुक टैन में पदोन्नत किया गया है, जबकि सम्राट द्वारा अभी भी उसकी उपेक्षा की जा रही है। मुझे आश्चर्य है कि सम्राट के इरादे क्या हैं। तोंग हियन टैन और खोंग ताई नहान कई सालों से महल में रह रहे हैं। अगर मैं संयोग से उनसे उनके महल में नहीं मिला होता तो मैं उन्हें याद नहीं कर पाता। फोंग कैन ने ट्रांग लैक येन के हाथ से सूची वापस ले ली। मुझे हरम की याद नहीं आती है, लेकिन मैं कई वर्षों से सिंहासन पर हूँ और हरम में कई रखैले हैं। हालांकि ये दोनों लोग मुझे पसंद नहीं हैं, फिर भी वे उसके साथ बहुत खुश होकर बातें करते हैं। यह उचित ही है कि उन्हें थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। महाराज, कृपया मेरे कारण ये काम न करें। ट्रांग लैक येन की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से न देख सके। महामहिम एक देश के मुखिया हैं, राजनीति में व्यस्त हैं। मेरे लिए जब तक महामहिम स्वस्थ हैं वह पर्याप्त है, बाकी अब महत्वपूर्ण नहीं है। यदि महाराज को इन छोटी छोटी बातों की चिंता करनी पड़े तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फोंग ने धीरे से उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा। तुम मेरी प्यारी उपपत्नी हो, तुम्हारे लिए थोड़ा प्रयास करना इसके लायक है। वक्ता की आंखें पानी की तरह शांत थी, लेकिन श्रोता ने अपना सिर नीचे कर लिया और यह नहीं देखा, और वक्ता भी नहीं देख सका कि श्रोता की आंखें भी हमेशा की तरह शांत थी। नया साल आ गया था और सेंट्रल पैलेस ने प्रत्येक महल के लिए शाही फरमान जारी कर दिए थे। ट्रांग लैक येन का हिस्सा स्वाभाविक रूप से उच्चतम गुणवत्ता का था और किसी ने भी कोनों को काटने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत सेंट्रल पैलेस ने उसे कुछ और चीजें भी दी थी। सभी उपपत्नी के पास ये उपहार थे और ट्रांग लैक येन ने कुलीन होने का दिखावा नहीं किया। उसने उपहार एकत्र किए और उन्हें पुरस्कृत किया, सभी आवश्यक सामाजिक शिष्टाचार को पूरा किया। जब से सम्राट ने उसे आगामी पदोन्नति की सूची दिखाई, ट्रांग लैक येन को लगा कि उसके कंधों पर जिम्मेदारी थोड़ी भारी हो गई है। सम्राट का यह कार्य निःसंदेह इसलिए नहीं था कि वह उससे इतना प्रेम करता था कि अपना दिमाग खो बैठा था। उपपत्नी तोंग हियन, उपपत्नी खोंग और दीप डुंग हुआ सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके साथ बातचीत की थी, लेकिन वे महल में किसी भी गुट से संबंधित नहीं थे। जब से उसे सम्राट ने बुलाया है तब से महल में अफवाहें फैल रही हैं कि इन तीनों लोगों को उसके प्रभाव के कारण पदोन्नत किया गया है। क्या सम्राट ने इन तीनों लोगों को उसके सामने इसलिए बुलाया था ताकि वह महल में अन्य गुटों के खिलाफ लड़ने के लिए अपना गुट बना सके? महल में इस समय 3 गुट हैं, एक महारानी का गुट, 2 शाही कुलीन पत्नी का गुट, 3 शाही कुलीन पत्नी का गुट। बाकी सब उसके जैसे स्वार्थी, लेकिन अब सम्राट ने उसे इतना ऊपर उठा दिया है। मुझे डर है
सिर्फ 3 हिस्से ही उसके पक्ष में हैं, बाकी 7 हिस्से सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। एक रखेल जो सम्राट से प्यार करती हो, संयमी हो और जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि न बहुत ऊंची हो और न बहुत नीची, क्या वह सबसे बढ़िया शतरंज का मोहरा नहीं है? औरतें प्यार की वजह से मजबूत होती हैं और प्यार की वजह से अंधी भी। अगर वह सम्राट से सच्चा प्यार करती है तो वह शायद सोचेगी कि सम्राट उससे सच्चा प्यार करता है और उसका सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मालिक, इस नौकर ने अभी एक बहुत ही दिलचस्प अफवाह सुनी है। वैंटिज गर्म चाय लेकर आया। आज दोपहर तू च्यूडुंग बगीचे में बेर के फूलों का आनंद ले रही थी और कविता पढ़ रही थी। जब उसने सम्राट को देखा तो उसके पैर इतने ठंडे थे कि वे सुन्न हो गए थे कि वह बर्फ में मूंग के बल गिर गई और बेहद दुखी दिख रही थी। ट्रांग लेक येन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह तो च्यूडुंग हमेशा पूरे साल अपनी प्रतिभाशाली महिला की छवि को बनाए रखने की कोशिश करती थी और सर्दियों के बीच में भी उसे कमजोर और नाजुक दिखने के लिए कपड़े पहनने पड़ते थे। आज वह शायद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई और उसका चेहरा खराब हो गया। महाराज क्या कहते हैं? ट्रांग लेक येन को आखिरकार महल में रखेलों के गपशप भरे विचार समझ में आ गए। गहरा महल बहुत उबाऊ था। दूसरे लोगों के चुटकुले सुनने में उत्सुक न होना वाकई उबाऊ था। मैंने सुना है कि सम्राट ने एक हिजड़े को तो च्यूडुंग को उठाने में मदद करने का आदेश दिया और कुछ कहा। गुरु, अनुमान लगाइए सम्राट ने क्या कहा? वान तीज इतनी खुश थी कि ट्रांग लेक येन अपनी दिलचस्पी नहीं रोक सकी और तुरंत पूछ बैठी, आपने क्या कहा? उस समय सम्राट ने कहा, मेरी प्यारी उपपत्नी, यह पहले से ही सर्दी है, आप अभी भी शरद ऋतु के कपड़े क्यों पहन रही हैं? वान तीज अपनी हंसी रोक नहीं सका। इस नौकर ने सुना है कि उस समय तू च्यूडुंग का चेहरा, जो हमेशा उसे नाजुक और कमजोर दिखाता था, कठोर हो गया था। ट्रांग लेक येन का मुंह फड़क उठा। यह तो बहुत हो गया। सम्राट ने इतने सारे महल के नौकरों के सामने ये शब्द कहे, वह उसके रूप से तंग आ गया होगा। सम्राट का स्वाद नहीं बदलेगा, इसलिए वह हमेशा के लिए एक चेहरे पर नहीं रुकेगा। कहावत है कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम सम्राट की पसंद को पूरा करना है। मालिक और नौकर बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने फुगबाओ को भागते हुए आते देखा। मेरे मालिक, ट्रुंग तिन्ह महल से एक खोजी आया है और उसने कहा है कि सम्राट ने हमारे महल को बहुत सी चीजों से पुरस्कृत किया है। ट्रांग लेक येन चाय के कमरे में गई और उसने कमरे में बहुत सी चीजें देखीं। ट्रुंग तिन्ह महल के प्रभारी एक नपुंसक ने मुस्कुराते हुए उसे सलाम किया। चिऊ चूतू को रिपोर्ट करते हुए सम्राट ने आदेश दिया है कि कल नए साल का जश्न मनाया जाएगा। चिऊ चूतू ने हाल ही में बहुत वजन कम किया है। उन्होंने शांगी ब्यूरो को नौकरों के लिए कुछ सर्दियों के कपड़े बनाने का आदेश दिया है। क्या आपको लगता है कि यह उपयुक्त है? बोलने के बाद उसने हिजड़ों को संदूक खोलने का संकेत दिया। ट्रांग लेक येन देखने के लिए पास आया। अंदर रेशमी वस्त्र, कढ़ाई वाले जूते और तरह तरह के गहने थे। कारीगरी बहुत ही नाजुक थी और दिखावट भी नहीं थी। इस बार शांगी ब्यूरो को बेहद सावधान रहना पड़ा। इनाम के लिए धन्यवाद, महाराज। मुझे ये वाकई पसंद है। शांगी ब्यूरो और आप सभी का धन्यवाद। ट्रांग लेक येन ने अपना हाथ हिलाया। वान टिच और थिन्ह ट्रुक ने पैसों से भरे कई बैग उठाए और उन्हें इन हिजड़ों को दे दिए। नया साल आ रहा है, कृपया चाय पी लो। मैं इस साल मेरा ख्याल रखने के लिए तुम पर भरोसा रखूंगा। ट्रांग लेक येन हल्के से मुस्कुराई, चाय का प्याला उठाया और एक छोटा घूंट लिया। उन हिजड़ों की ओर देखा जो कहते रहे कि उनकी हिम्मत नहीं हुई। उसके चेहरे की मुस्कान नहीं बदली। 12वें चंद्र महीने के 30वें दिन महल में चमकदार छत की टाइलों पर अभी भी बर्फ की एक मोटी परत थी।
ट्रांग लैक येन बिस्तर से उठी और पेड़ों पर जमी बर्फ को देखा। जब वैन टिच उसे कपड़े पहनने में मदद कर रही थी तो वह अचानक भावुक हो गई। लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। वान टिच ने ट्रांग लैक येन के लबादे को ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, पिछले साल जब मालिक महल में दाखिल हुए थे तब तक टेट भी नहीं हुआ था। ट्रांग लैक येन मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वैन टिच को बेशक समझ नहीं आया। वह इस दुनिया में आने के समय को लेकर भावुक थी। उसके सामने रखे मेकअप बॉक्स में कई तरह के गहने रखे थे। हर एक टुकड़ा जो आने वाली पीढ़ियों को दिया जाएगा अनमोल होगा। बिल्ली की आंख का पत्थर निकालते हुए ट्रांग लैक येन ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि ट्रांग टाइप डू कुछ दिन पहले बीमार था। वैन टिच ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपके स्वामी को रिपोर्ट करते हुए इस नौकर ने सुना है कि सम्राट द्वारा उसका कार्ड वापस लेने के बाद ट्रांग टाइप डू अभी भी बीमार थी। वह 2 दिन पहले ही ठीक हुई है। कल रानी माँ ने उसे कुछ टॉनिक दवा भी दी थी। रानी हमेशा दयालु रही हैं। ट्रांग लैक येन मुस्कुराई लेकिन यह मुस्कान नहीं थी। वह और ट्रांग टाइप डू लंबे समय से झगड़ रहे थे। कल रानी ने मुझे कुछ शूचुआन कढ़ाई वाले ब्रोकेड दिए और ट्रांग टाइप डू को कुछ टॉनिक दवा दी। यह पानी का प्याला बहुत ही उचित तरीके से डाला गया था। ट्रांग टाइप डू मेरी बड़ी बहन है, मुझे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ट्रांग लैक येन ने अपनी कलाई पर जेड ब्रेसलेट घुमाया। गोदाम से 100 साल पुराना जिनसेंग मेरी बहन के लिए ले आओ ताकि वह अपने स्वास्थ्य को थोड़ा पोषण दे सके। दयालु स्वामी, यह सेवक आपकी दी हुई चीजें तुरंत ही ट्रांग टिप डू तक ले आएगा। वैन टिच ने सिर झुकाया, फिर जल्दी से सामान लेने गोदाम में चला गया। 30वीं की शाम को रानी माँ और रानी को दरबार की महिलाओं का सम्मान प्राप्त होगा, जबकि रखैलों को हरम में 3 सबसे महान लोगों के लिए 3 घुटने टेकने और 9 कोटोव का भव्य समारोह करने के लिए एक साथ आने के लिए शाम तक इंतजार करना होगा। इसलिए ट्रांग लैक येन को वास्तव में सीधे सोने का एक दुर्लभ मौका मिला। ट्रांग टाइप डू को 100 साल पुराना जिनसेंग देना दूसरों की नज़र में एक काम हो सकता है, लेकिन ट्रांग टाइप डू की नज़र में यह उसके प्रति अपमानजनक इशारा होगा। हालांकि वह यह नहीं भूली, जब वह पहली बार इस दुनिया में आई थी, महारानी के महल के बाहर घुटने टेकते हुए ट्रांग टाइप डू ने उसे कितनी अवमानना और तिरस्कार से देखा था। जब मैं नीचे था तो उसने अपनी आंखों से मेरा मजाक उड़ाया। उसे कैसे पता था कि जब वह सत्ता खो देगी तो मैं उस नज़र से वापस नहीं देखूंगा। औरतें हमेशा द्वेष रखती हैं। ट्रांग लैक येन ने कभी खुद को अच्छे आचरण वाला व्यक्ति नहीं माना। जब वैन टीच 2 महल की नौकरानियों को ट्रांग टाइप डू के निवास पर लेकर आई, ट्रांग टाइप डू की सबसे बड़ी महल की नौकरानी तावो दरवाजे पर बैठी हुई फूलों की कढ़ाई कर रही थी। जब उसने वैन टीच को देखा तो वह चौंक गई, फिर जल्दी से सलाम करने के लिए खड़ी हो गई। वैन टीच चियू तू नगी की सबसे बड़ी महल की नौकरानी थी। चियू तू नगी का अपने मालिक से ऊंचा दर्जा था, इसलिए भले ही वे दोनों सबसे बड़ी महल की नौकरानियां थीं, फिर भी उसका दर्जा वैन टीच से कम था। मिस वैन टिच, आप यहाँ क्यों हैं? जीवू ने यूनशी को चाय पीने के लिए कमरे में आमंत्रित किया और सावधानी से पूछा। यूनशी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या उपपत्नी झुआंग यहाँ है? मेरे मालिक ने सुना कि उपपत्नी झुआंग की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ टॉनिक लाने के लिए भेजा है। अगर उपपत्नी झुआंग यहाँ है तो कृपया मिस जीवू से हमें बताने के लिए कहें। तावो को पता था कि उसके मालिक और चिएउ तुन्घी के बीच मतभेद थे, लेकिन आज वह अपना सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मिस वैन टिच, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। यूनशी ने थोड़ी देर तक इंतजार किया। ट्रांग टाइप डू को तावो का हाथ पकड़कर बाहर जाते देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी।
ट्रांग टाइप डू के थोड़े पुराने कपड़ों पर नजर डाली। यून शी ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। नमस्कार ट्रांग टाइप डू। ट्रांग लाकियन ने तुम्हें यहाँ आने को कहा किस लिए? ट्रांग टाइप डू ने वैन टिच को ठंडे अंदाज में देखा। वैन टिच मुस्कुराई और अपनी पीठ सीधी की। ट्रांग टाइप डू को रिपोर्ट करते हुए, मालिक ने सुना कि ट्रांग टाइप डू अस्वस्थ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने नौकर से कुछ चीजें लाने को कहा। मुझे उम्मीद है कि ट्रांग टाइप डू को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह चिएउ तु नगी का सामान है, मैं इसकी आलोचना करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? उपपत्नी मंद मंद मुस्कुराई। नहीं तो मैं उपपत्नी के रूप में भी अपना पद नहीं बचा पाऊंगी। शौकिया पेज अतिशयोक्ति करता है। वान टीच अब भी पहले की तरह मुस्कुराया। मालिक का इनाम आ गया है, इस नौकर को भी विदा लेनी चाहिए। इनाम? दो शब्द सुनकर ट्रांग टिप डू की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह उपपत्नी इनाम के लिए चिएउ तु नगी को धन्यवाद देती है। अब यह सच है कि वह ट्रांग लैकियन जितनी अच्छी नहीं है। अगर ट्रांग लैकियन न होती तो उसका कार्ड क्यों छीन लिया जाता? ऐसा कैसे हो सकता है कि वह सम्राट का चेहरा भी नहीं देख सकती? वैन टीच चाय कक्ष से बाहर निकले और अचानक उन्हें अंदर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी बक्से को जमीन पर फेंके जाने की आवाज हो। मिस वैन टिच। वैन टिच के पीछे चल रही छोटी सी महल की नौकरानी ने गुस्सा दिखाया, जो ट्रांग टाइप डू के अनुचित रवैये से असंतुष्ट लग रहा था। वैन टिच मुस्कुराई। उसे जो करना है करने दो। ट्रांग टाइप डू के अच्छे दिन अभी भी आने बाकी हैं। शाही नववर्ष की पूर्व संध्या भोज हमेशा से ही बेहद भव्य और विस्तृत रहा है, लेकिन जब से सम्राट थान तुयेन सिंहासन पर चढ़े, क्योंकि एक ही पीढ़ी के कई भाई नहीं थे, तब से नए साल की पूर्व संध्या भोज पिछले सम्राट के समय की तरह भव्य नहीं रहा। नए साल के जश्न के अवसर पर ट्रांग लैकियन ने बहुत ही चतुराई से नए सम्राट द्वारा दी गई एक फूलों की पोशाक पहनी, ध्यान से आईने के सामने मेकअप किया, जिससे उसका चेहरा गुलाबी और जीवंत हो गया। मास्टर, आप ऐसा क्यों? वैन टिच ने अपने मालिक की ओर देखा, जो पहले से बहुत अलग दिख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मालिक ने हमेशा की तरह सादे रूप में मेकअप क्यों नहीं किया है। 1 साल हो गया है। ट्रांग लैकियन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मुंह के कोनों को मोड़ते हुए कहा, आज हर कोई खुश रहना चाहता है, मैं क्यों इस तरह से व्यवहार करूं और दूसरों को घुटन महसूस कराऊं? वैन टिच को अचानक समझ में आया, उसकी कमजोर और नाजुक शक्ल देखकर स्वाभाविक रूप से लोगों को दया आएगी, लेकिन हरम की रखैल होने के नाते समय और परिस्थिति को समझना चाहिए। साल के अंत और नए साल की शुरुआत में व्यक्ति को खुश और जीवंत रहना चाहिए। अगर उसे उसका चेहरा उदास और सुस्त देखना पड़े, तो कौन खुश होगा? नए साल की पूर्व संध्या पार्टी अभी भी थाई हुआ पैलेस में आयोजित की गई थी। भोज में न केवल शाही परिवार बल्कि जागीरदार राज्यों के दूत भी शामिल हुए थे। यह बहुत ही जीवंत था। ट्रांग लैकियन अभी महल में प्रवेश ही कर रही थी कि उसकी मुलाकात येन क्वी टैन से हुई, जो भी भव्य वस्त्र पहने हुए उसकी ओर आ रहा था। उपपत्नी चिएउ को नमस्कार करती है। उपपत्नी येन ने थोड़ा झुककर कहा, उपपत्नी चिएउ के रंग में बहुत सुधार हुआ है। संभवतः गर्भपात के बाद उसका शरीर काफी हद तक ठीक हो गया है। क्या यह शाही उपपत्नी येन वास्तव में अपने दर्द को इतना अधिक छेड़ना चाहती है? ट्रांग लैकियन ने बहुत अच्छा सहयोग किया। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से कठोर हो गई। उपपत्नी येन का रंग भी आज बहुत अच्छा है। उपपत्नी येन फूल की तरह मुस्कुराई। बुरा नहीं है। ड्रैगन सिंहासन पर फोंग कैन ने शराब का एक प्याला पकड़ा। उसकी आंखें एक कोने में घूम गईं और उसने इसे काओ डुक ट्रुंग को दे दिया। काओ डुक ट्रुंग,
मुझे याद है कि कुछ महीने पहले आपने कहा था कि आप 2 साल के भीतर येन क्वी टैन को सिंहासन पर पदोन्नत नहीं करेंगे। काओ डुक ट्रुंग ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है। महाराज, आप हजारों बातें भूल गए होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह सेवक अयोग्य था और महाराज को यह बात याद दिलाना भूल गया। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। खैर, आपके पास हर दिन बहुत सारा काम होता है। फोंग कैन ने अपना हाथ हिलाया। उनकी आवाज शांत थी और उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो ट्रुंग तिन पैलेस को येन क्वी टैन को पद पर बिठाने के लिए कोई इनाम तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास न तो शाही बच्चे को जन्म देने का गुण है और न ही हरम को संभालने का गुण। क्वी टैन के पद पर होना ही काफी है। सम्राट ने जोर से बात नहीं की, लेकिन उनके बगल में बैठी महारानी के लिए यह स्पष्ट रूप से सुनने के लिए पर्याप्त था। उसने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह हल्के गुलाबी रंग की पोशाक में कोमल और सुंदर शाही उपपत्नी येन को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में व्यंग्य की झलक थी। महल में किसी ऐसे व्यक्ति की खबर पहले ही फैल चुकी थी जिसे पदोन्नत किया जाने वाला था। इस समय सम्राट ने शाही उपपत्नी येन के पदोन्नति आदेश को वापस ले लिया और यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी कहा जिससे आखिरकार शाही उपपत्नी येन का चेहरा राख हो गया। लेकिन यह शाही उपपत्नी येन वास्तव में बुद्धिहीन है। हमेशा ऐसी चीजें करती है जिससे सम्राट असहज हो जाता है। भले ही उसके पास कुछ दिव्य अनुग्रह हो, वह पहले ही सब कुछ खर्च कर चुकी है। इस हरम में रहने वाले लोगों को बाहर जाते समय अपना दिमाग साथ लाना याद रखना चाहिए। शाही उपपत्नी येन को अभी भी नहीं पता है कि हरम में उसका भाग्य तय हो चुका है। ट्रांग लेक येन को भड़काने के बाद वह खुशी खुशी अपनी स्थिति में बैठ गई। उसका चेहरा अभी भी आत्मसंतुष्ट था। ट्रांग लेक येन और उपपत्नी तो की स्थिति एक दूसरे के बगल में थी। वह उपपत्नी तो के बाईं ओर बैठी थी। बस एक स्थिति यह देखने के लिए पर्याप्त थी कि किसकी स्थिति अधिक है और किसकी कम। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद ट्रांग लेक येन अपने बालों में सुनहरे तितली के आकार का हेयरपिन पकड़े हुए बैठ गईं और अपना सिर झुकाकर सामने बैठे शाही परिवार और विभिन्न देशों के दूतों को देखने लगी। थिना ट्रुक, क्या लाल पीले कपड़े पहने व्यक्ति काओ माई देश का युवराज है? ट्रांग लेक येन ने अपना मुंह रुमाल से ढक लिया और अपने पीछे खड़े थिना ट्रुक से धीमी आवाज में पूछा। हाँ, महाराज। 2 दिन पहले इस युवराज ने हमारे महल को कुछ 100 साल पुरानी जिनसेंग भी दी थी। थिना ट्रुक ने भी अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। जिस व्यक्ति ने उपहार दिया था उसने भी गुरु से उनके लिए कुछ अच्छे शब्द कहने को कहा था। वे हमें क्या समझते हैं? ट्रांग लेक येन ने ठहाका लगाते हुए कहा। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमने पहले कभी बेवकूफ जिनसेंग नहीं देखा। ट्रांग लेक येन के मन में इस काओ माई देश के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। थिना ट्रुक ने देखा कि उसका मालिक इतना असभ्य था। वह थोड़ी अवाक रह गई। उसकी याददाश्त में उसका मालिक हमेशा अपेक्षाकृत उदार व्यक्ति रहा था। अचानक ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर उसे याद आने लगा कि काओ माई के राजकुमार में ऐसा क्या था जिसके कारण उसके मालिक को उससे इतनी नफरत थी। या शायद उसके मालिक को जिनसेंग खाना पसंद नहीं था। भोज शुरू होने तक थिना ट्रुक को अभी भी इसका कारण पता नहीं चल पाया था। उपपत्नी चियू के गर्भपात की कहानी पूरे दरबार में फैल चुकी थी, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी खास बातें पता नहीं थी। हालांकि हर कोई देख सकता था कि सम्राट उपपत्नी झाओ को महत्व देते थे। राजधानी में ट्रांग परिवार भी तेजी से प्रतिष्ठित हो रहा था। यह सिर्फ एक अफसोस की बात थी कि ट्रांग परिवार विद्वानों का परिवार था, लेकिन वे हमेशा बहुत ही शालीनता से रहते थे। कुछ लोग जो उनके सामने झुकना चाहते थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाता था। शाही परिवार में
जब से सम्राट थान तुयेन ने गद्दी संभाली, तब से उन पर हमेशा सख्ती से नियंत्रण रखा गया और वे बहुत आज्ञाकारी थे। किसी को भी बुरी किस्मत की तलाश करने के विचार से परेशान नहीं होना पड़ा, इसलिए उन्होंने हरम के मामलों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे सम्राट के परिवार के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? इसलिए जब सभी ने कंसोर झाओ को भोज में भव्य और सुंदर दिखाई दिया, उसके कपड़े शानदार थे और उसके चेहरे पर बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, तो वे सभी अपने दिलों में भावुक हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सम्राट की कृपा पात्र थी। एक व्यक्ति जो समय और स्थिति को जानता था और कृपा पात्र होने के कारण अभिमानी नहीं हुआ, वास्तव में दुर्लभ था। कौन जानता है, यह कंसोर झाओ अगली शू नोबल कंसोर हो सकती है। भविष्य में जब कंसोर झाओ से संबंधित मामलों की बात आती है, तो उन्हें अभी भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि वे शाही परिवार के सदस्य थे, सम्राट की नज़र में वे एक कृपा पात्र उपपत्नी की तुलना कैसे कर सकते थे? तकिए के पास फुसफुसाहट कभी कभी स्मारकों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ट्रांग लैक येन स्वाभाविक रूप से नहीं जानती कि शाही परिवार के सदस्य क्या सोच रहे हैं। हरम में रहने वालों के लिए दूसरों की राय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है सम्राट कैसा महसूस करता है। हालांकि शाही भोज शानदार और उत्तम है, लेकिन एक चीज जो अच्छी नहीं है वह यह है कि हर बार जब कोई डिश परोसी जाती है तो ट्रांग लैक येन को कुछ चॉपस्टिक खाने का समय नहीं मिलता है, इससे पहले कि उसे नीचे रखा जाए और उसकी जगह एक नई डिश रखी जाए। उसे लगता है कि उसके पिछले जीवन की तरह स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज पर रहना अभी भी बेहतर है। वैन टिच और थिनर ट्रुक सावधानी से ट्रांग लैक येन को भोजन परोसते हैं और यह भी विचार करते हैं कि कौन से व्यंजन उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है जिसका हाल ही में गर्भपात हुआ है। मालिक को अभी 1 महीने से भी कम समय पहले गर्भपात हुआ है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। थिनर ट्रुक महल की नौकरानी द्वारा लाई गई नई डिश को देखता है। यह डिश बहुत मसालेदार है, इसे परोसने की कोई जरूरत नहीं है। इस नाटक को अंत तक निभाना था। कम से कम इससे सभी को यह विश्वास तो होना ही था कि उनके स्वामी का वास्तव में गर्भपात हो गया है। ट्रांग लैक येन ने मिठाई का एक टुकड़ा खाया, मंच की ओर देखा जहां नर्तक और संगीतकार स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाओ नाटक कर रहे थे। अपनी आंखें थोड़ी थकी हुई झपका रही थी, अपने लबादे को अपने शरीर के थोड़ा करीब खींच रही थी। थिनर ट्रुक ने यह देखा, जल्दी से गर्म पानी की बोतल ट्रांग लैक येन के हाथ में थमा दी। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाओ नृत्य के बाद एक वसंत पिपा नृत्य था। ट्रांग लैक येन ने प्रमुख नर्तकी को देखा, महसूस किया कि उसका चेहरा काफी परिचित था। थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर याद आया, यह वही नर्तकी थी जिसने सम्राट के लिए नृत्य किया था जब उसे सिंहासन की सूची देखने के लिए बुलाया गया था। महाराज, इस नर्तकी की तकनीक वास्तव में बहुत ही सुंदर और मनोहर है, जो उस समय की शाही उपपत्नी शू की तुलना में कम नहीं है। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से मैंने शाही उपपत्नी शू को नृत्य करते देखा है, मैंने कई वर्षों में ऐसा अलौकिक नृत्य नहीं देखा है। शाही उपपत्नी थुक का रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा, महाराज बहुत दयालु हैं। फोंग कैन ने दोनों लोगों को देखा, फिर मुख्य नर्तकी की ओर मुड़े और कहा, अगर रानी को लगता है कि वह काफी अच्छी है, तो उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पदोन्नत करें। मुझे यह भी लगता है कि उसके नृत्य कौशल की तुलना शाही कुलीन पत्नी थुक से की जा सकती है। ट्रांग लैक येन ने 3 लोगों के बीच बातचीत सुनी, उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। यह सम्राट वास्तव में क्रूर था। एक वाक्य महारानी और थुक क्वीफी दोनों पर हमला कर सकता था। सिर्फ एक नर्तकी, तू नगीतों ने बिना कुछ कहे ठंडी सांस ली। अगर ट्रांग लैक येन पास में नहीं बैठी होती, तो वह अपनी पिछली नाराजगी नहीं सुन पाती।
ट्रांग लेकयेन ने नर्तकी को ध्यान से देखा। उसकी खूबसूरत भौहें, जेड आंखें, हाथीदांत के दांत और मुलायम कमर जिसे पकड़ना असंभव लग रहा था। उसे एक आश्चर्यजनक सुंदरता माना जा सकता था। यह सिर्फ इतना है कि सम्राट ने एक नर्तकी की तुलना शाही कुलीन पत्नी शू से की, जिससे शाही कुलीन पत्नी को शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि राजधानी में सुपरिवार को अमीर और गौरवशाली नहीं माना जाता है, लेकिन शाही कुलीन पत्नी शू, हालांकि उसने सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने उत्कृष्ट नृत्य कौशल पर भरोसा किया, फिर भी वह एक प्रसिद्ध परिवार है। कौन जानता है कि इस नर्तकी की पृष्ठभूमि क्या है? नृत्य के बाद सम्राट ने नर्तकी को पास बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? सौम्य नर्तकी ने अपना सिर झुकाया, असीम आकर्षण लिए हुए। महाराज, मेरा नाम नगा माई है। नगा माई, जिसका अर्थ है सुंदर भौहें। सुंदरता ने मोती का पर्दा लपेटा, अपनी भौहों को सिकोड़कर चुपचाप बैठी रही। फोंग कैन ने एक पल के लिए सोचा, क्या अच्छा नाम है, तो उसे जेन टैलेंट बनाओ और उसे लिन यू पेवेलियन में स्थानांतरित करो। तांग राजवंश के कवि ली बाई की कविता आक्रोश से 2 पंक्तियां, जियांग युयोंग द्वारा अनुवादित। एमी नाम की नर्तकी ने अपने चेहरे पर खुशी और शर्मिंदगी का भाव दिखाया और जल्दी से उसे धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। ट्रांग लेकयेन इस नवनिर्मित जेन टैलेंट को कुछ बार करीब से देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस कविता को पढ़ने वाले सम्राट ने इसे एक अच्छा शगुन नहीं माना। सुंदरी ने मोती का पर्दा लपेट लिया और भौहें सिकोड़कर चुपचाप बैठ गई। सिर्फ आंसू गीले ही देखते हैं, पता नहीं कौन नाराज है। यह एक कविता है जो एक परित्यक्त पत्नी के आक्रोश को व्यक्त करती है। सम्राट ने इस कविता का उपयोग नई प्रतिभाशाली महिला का वर्णन करने के लिए किया। यह अज्ञात है कि वह उसे एक खिलौने के रूप में व्यवहार करना चाहता था या उसका मतलब कुछ और था। यह देखकर कि सम्राट ने महल में एक और अद्वितीय सुंदरता लाई है, अन्य रखैले थोड़ी असहज थी। उसके बाद का भोज और भी कम दिलचस्प था। ट्रांग लेकयेन ने भी थोड़ा अकेलापन प्रकट किया जो उसके चेहरे पर छिपा नहीं सकता था, लेकिन भोजन उठाने वाले उसके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब किसी को भोजन के साथ बहुत अधिक उद्यम नहीं करना चाहिए। अगर कोई यह कहे कि इस समय उसके दिल में सबसे ज्यादा असहज कौन महसूस कर रहा था, तो वह शाही कुलीन पत्नी थुक होगी। उसने उस प्रतिभाशाली महिला ट्रान को देखा और महसूस किया कि महारानी जानबूझकर उसका अपमान करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अपनी स्थिति के कारण वह केवल अपने गुस्से को निगल सकती थी। महारानी ने बहुत पहले ही अपना सामान्य भाव वापस पा लिया था। वह मंद मंद मुस्कुराई और बोली, अगर सम्राट उसे पसंद करता है तो मुझे बहुत उदासीन नहीं होना चाहिए। होआन गोक, मेरे महल के गोदाम से लाल सूजो ब्रोकेड ले लो और इसे ट्रान ताई नहान को दे दो। शायद केवल ट्रान ताई नहान की सुंदरता ही उस ब्रोकेड के लिए उपयुक्त है। जैसे ही महारानी ने बोलना समाप्त किया, वहां उपस्थित रखैलों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। अपने शत्रुओं के प्रति अधिक घृणा उत्पन्न करने की महारानी की विधि को बहुत ही कुशल कहा जा सकता है। शाही कुलीन पत्नी शू ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि महारानी ने उनकी इस तरह प्रशंसा की है, यह कहते हुए कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए इस महल को भी उन्हें कुछ इनाम देना चाहिए। बोलने के बाद वह लांग सा की ओर मुड़ा। इस महल का रूबी हेयरपिन प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान को दे दो। गेंद को फिर से रानी की ओर किक करें। ट्रांग लेकयेन ने सोचा कि यह स्थानांतरण तकनीक शाही उपपत्नी थुक के लिए बहुत अच्छी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने मुंह में कीनू का टुकड़ा डाला। खुशी से शो देख रही थी। कौन जानता था कि उन दोनों के शुरू होने के बाद अन्य उपपत्नियां भी एक एक करके पुरस्कार देना शुरू कर देंगी। ट्रांग लेकयेन ने प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान को देखा,
जिसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उसने अपने मुंह के कोने को पोंछा और कहा, मेरे पास यहाँ कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, इसलिए मैं प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान को जेड ब्रेसलेट से पुरस्कृत करूंगी जो उसे अभी अभी दूसरे दिन दिया गया था। इनाम के लिए धन्यवाद, चिएउ तुनघी। प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उसे धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठकर कहा। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। ट्रांग लैकयेन ने ठंडे स्वर में अपनी नजरें हटा ली। इस स्थिति में सम्राट द्वारा हरम में ले जाए जाने पर कौन जानता है कि यह शानदार होगा या उदास? तू नगीतो ने सोच में सिर झुकाए ट्रांग लैकयेन की ओर देखा, अचानक अपना मुंह खोला और मुस्कुराई। लगता है तू नगी चिएउ का मूड खराब है। ट्रांग लैकयेन ने टोतू नगी की ओर देखा। क्या उसे यकीन था कि वह सिर्फ उस पर हमला करना चाहती थी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, भिक्षु? ट्रांग लैकयेन मुस्कुराया और उपपत्नी टू की ओर देखा। उपपत्नी टू ने उन आंखों में देखा, यह नहीं जानते हुए कि यह उसका भ्रम था या नहीं। आतिशबाजी की चमकदार रोशनी के नीचे उन आंखों में अकथनीय व्यंग्य का संकेत था। अन्य उपपत्नियों ने मौन समझ से दोनों लोगों को देखा। चाहे इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति बदकिस्मत क्यों न हो, वे नुकसान में नहीं होंगे। मैंने देखा कि उपपत्नी चिएउ खाने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने एक सवाल पूछा। तो नगी ने ट्रांग लैकयेन की उपहासपूर्ण निगाहों को अनदेखा करते हुए अपने हाथ में पकड़ी चांदी की चॉपस्टिक नीचे रख दी। या शायद मैं गलत थी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, बहन। मैं अभी खाने के मूड में नहीं हूँ, ट्रांग लैकयेन ने उदासीनता से उत्तर दिया और सम्राट और महारानी की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, और निश्चित रूप से उसने देखा कि दोनों भी इसी ओर देख रहे थे। फोंग कैन और ट्रांग लैकयेन ने एक दूसरे को देखा और उन शांत आंखों में एक अवर्णनीय अकेलापन देखा। उसने अपनी निगाहें वापस खींच ली और धीरे से अपना मुंह खोला। उपपत्नी चिएउ का स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं हुआ है और उसकी भूख भी अच्छी नहीं है। तीतर के साथ पकाए गए पक्षी के घोंसले का यह कटोरा उपपत्नी चिएउ के लिए लाओ। यह व्यंजन पेट के लिए अच्छा है। मैं इस पुरस्कार के लिए महाराज को धन्यवाद देता हूँ। ट्रांग लैकयेन सलामी देने के लिए खड़ी हुई। नुहुफी ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, यह उपपत्नी तो वास्तव में अपनी सीमाओं को नहीं जानती थी। अभी ट्रांग लैकयेन का सबसे प्रमुख क्षण था। उसने सोचा कि वह इस तरह की तुच्छ बात का उपयोग लोगों को फंसाने के लिए कर सकती है। अंत में उसने केवल अपना सम्मान खो दिया। शाही उपपत्नी शू की तरफ देखते हुए, जो अभी भी इत्मीनान से बैठी थी, उसने सोचा, ये दोनों लोग वास्तव में चचेरे भाई की तरह नहीं दिखते। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी स्थिति समान नहीं है। तीतर के साथ चिड़िया के घोंसले का सूप बहुत ही विस्तृत रूप से तैयार किया गया था। इसे खत्म होने से पहले लंबे समय तक कम गर्मी पर पकाया गया था। ट्रांग लैकयेन ने स्वाद के लिए सूप का एक चम्मच उठाया। यह वास्तव में स्वादिष्ट था। अगर उसे सही से याद है तो यह मांचू और हान राजवंशों के पूर्ण अभिलेख में एक बहुत प्रसिद्ध सूप था। यह देखकर कि ट्रांग लैकयेन को यह व्यंजन पसंद आया, फोंग कैन की अभिव्यक्ति थोड़ी उज्ज्वल हो गई। वह रानी की ओर मुड़ा और कहा, मुझे पता है, उसे हमेशा स्वादिष्ट भोजन पसंद है। अब जब स्वादिष्ट भोजन है तो उसकी भूख तुरंत बेहतर हो गई है। रानी मुस्कुराई। पत्नी झाओ को स्वादिष्ट भोजन पसंद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम ने कई नौकरानियों को पुरस्कृत किया जो हाय हुआ पैलेस की रसोई के लिए खाना पकाने में अच्छी हैं। फोंग कैन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे खाना पसंद है। मैं पहले ही उससे हार चुका हूँ, लेकिन मैं उसे जो चाहे करने नहीं दे सकता। एक नौकरानी भेजो जो खाना बनाना जानती हो, उसे परोसने के लिए। मुझे भी आराम रहेगा। इन शब्दों से वक्ता का अपना आशय हो सकता है, लेकिन श्रोता जरूर चौंक जाएगा।
सम्राट ने उपपत्नी चियू की खाने की आदतों की समस्या पर स्पष्ट रूप से असंतोष व्यक्त किया और साथ ही उसे शारीरिक संबंध न बनाने की चेतावनी भी दी। उस समय शाही उपपत्नी थुक ऐसी ही थी और आज शाही उपपत्नी चियू भी ऐसी ही है। क्या सम्राट को वाकई छोटे घर की लड़कियां पसंद हैं? शाही उपपत्नी थुक का रूप सुंदर है और वह नृत्य में भी अच्छी है, तो ट्रांग लेक येन में ऐसी क्या खासियत है? ऐसा नहीं है कि महामहिम के पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। महारानी अब भी पहले की तरह मुस्कुराईं। मुझे भी उपपत्नी चियू का स्वभाव पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम उसे अधिक तरजीह देते हैं। फोंग कैन ने शराब का एक घूंट लिया, ट्रांग लेक येन की ओर देखा जो सूप पीने के लिए अपना सिर झुका रही थी, और मुस्कुराई। यह सही है, मैं हमेशा इस तरह के व्यक्ति से कठोरता से बात नहीं कर सकती। रानी ने अपने हाथों से चॉपस्टिक को पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार रही। लेकिन उसका व्यक्तित्व अभी भी बहुत बचकाना है। सम्राट ने अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया। केवल शाही कुलीन पत्नी थुक ही मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। उसके गुण और भाषण महल में दुर्लभ हैं। मुझे डर है कि शाही उपपत्नी थुक हर तरह से अच्छी है। रानी ने अपनी चॉपस्टिक को तब तक जकड़ा जब तक कि उसकी पोरें सफेद नहीं हो गईं। अगर ट्रांग लेक येन ने उसे नापसंद किया, तो शाही उपपत्नी थुक उसके दिल में एक बड़ी नफरत होगी। दुर्भाग्य से हरम में चाहे जितनी भी खूबसूरत और जवान महिलाएं क्यों न हों, सम्राट का सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यक्ति अभी भी यह शाही कुलीन पत्नी थुक ही है। शाही कुलीन पत्नी नु, शाही कुलीन पत्नी येन, शाही कुलीन पत्नी चियू, शाही कुलीन पत्नी डीप डुंग हुआ, ये सभी लोग सम्राट के पसंदीदा रहे हैं या हैं, लेकिन शाही कुलीन पत्नी थुक की तुलना में वे उसके एक अंश भी नहीं हैं। उपपत्नी थुक सचमुच दुर्लभ है। महारानी ने मंच पर सर्कस के कलाकारों को देखते हुए एक वाक्य कहा, मानो उनका प्रदर्शन वाकई बेहतरीन था, जिससे वह मंत्रमुग्ध हो गई। शाही उपपत्नी शू उसके बगल में बैठी थी। उसका सिर खाने के लिए झुका हुआ था। उसके मुंह के कोने में एक हल्की मुस्कान थी। अंदर भी अवर्णनीय मिठास और खुशी का एक संकेत था। मिठाई के लिए दलिया और फल परोसने के बाद शांगशी ब्यूरो ने तुरंत बर्तन साफ करने का आदेश दिया। गायन और नृत्य को देखने के दौरान मालिकों के लिए चाय और नाश्ता परोसना जारी रखा। नए साल के पहले दिन चूहे के घंटे तक सम्राट ने कुछ इनाम के आदेश जारी किए। एक गर्म पानी की बोतल पकड़े हुए वह सुस्ती से राष्ट्रीय प्रदर्शन का अंत देखती रही। फिर सम्राट को कुछ भाग्यशाली भोजन और सम्राट द्वारा स्वयं लिखे गए फुक शब्द को कई सक्षम मंत्रियों को पुरस्कृत करते हुए देखा। शाही परिवार के सदस्यों को पुरस्कृत करते हुए, अपने कर्मचारियों को लाल लिफाफे देने वाले बॉस के दृश्य के समान। महामहिम ने आदेश दिया है कि मैं कई वर्षों तक सिंहासन पर रहा हूँ। अब जब सुंदर हरम यहाँ है, तो मैं तुरंत सभी रखैलों को नियुक्त करूँगा। गुणी उपपत्नी को गुणी उपपत्नी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। उपपत्नी झाओ को गुणी उपपत्नी झाओ के रूप में पदोन्नत किया जाता है। उपपत्नी जियांग को गुणी उपपत्नी जियांग के रूप में पदोन्नत किया जाता है। उपपत्नी दीप डुंग हुआ को गुणी उपपत्नी दीप डुक के रूप में पदोन्नत किया जाता है। प्रतिभाशाली कोंग को उपपत्नी कोंग उयेन नगी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। पढ़े जा रहे नामों की श्रृंखला के अनुसार कुछ लोग खुश थे, कुछ अकेले थे, और सबसे शर्मिंदा व्यक्ति उपपत्नी यान थी। पदोन्नति की सूची कोई रहस्य नहीं थी। झोंगजिंग पैलेस से लंबे समय से खबर फैल रही थी। हरम को सभी पता था कि किसकी पदोन्नति होने वाली है। फिर भी उपपत्नी यान, जिसे भी पदोन्नत किया जाना था, सूची में नहीं थी। हर कोई खुश था। इस आदेश की घोषणा मूल रूप से कुछ दिनों बाद की जानी थी, लेकिन आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं इसे अभी घोषित करूँगा।
विशिष्ट कार्य संस्कार मंत्रालय और सेंट्रल पैलेस को तैयार करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। शाही खगोलशास्त्री राज्याभिषेक समारोह आयोजित करने के लिए एक शुभ दिन चुनेंगे। फोंग कैन खड़ा हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, सभी ने घुटने टेके और 3 बार जयकारे लगाए। फिर आकाश आतिशबाजी से भर गया, लगभग पूरी राजधानी को रोशन कर दिया। ट्रांग लेक येन ने जमीन पर घुटने टेके, चुपके से अपना सिर ऊपर उठाकर गर्व से ऊपर खड़े सम्राट को देखा। उस पल में उसने अचानक देखा कि वह वास्तव में लंबा था, वास्तव में एक राजसी और प्रभावशाली आभा थी, जिसे वश में करना सबसे मुश्किल बॉस था। जीवंत डिनर पार्टी आखिरकार खत्म हो गई। सभी चले गए। आतिशबाजी से भरा आकाश पीछे छोड़ गए। ट्रांग लेक येन पालकी पर बैठी थी, प्रत्येक कदम के साथ थोड़ा सा हिल रही थी, आकाश में चमकती रोशनी को देख रही थी। अचानक कोई ठंडी चीज उसके चेहरे पर गिरी। महाराज, बर्फ पड़ रही है। वान टीच ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और पालकी ले जा रहे खोजे से कहा, सावधान रहना। अब ट्रांग लेक येन एक गुणवान द्वितीय श्रेणी की उपपत्नी है। वह अपने अधीनस्थों के सामने स्वयं को यह महल कह सकती है, तथा नौकरों को भी उसे महाराज कहना चाहिए, न कि स्वामी, एक ऐसा शब्द जिसे कोई भी निम्न श्रेणी की उपपत्नी प्रयोग करेगी। हाँ, इस साल बर्फबारी ठीक समय पर हुई है, इसलिए फसल शायद अच्छी होगी। ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि बर्फ के टुकड़े उसके चेहरे पर गिर रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिससे उसे हल्की ठंड लग रही है। महाराज, क्या ये बातें भी जानते हैं? थिना ट्रुक ने हंसते हुए कहा, मेरे गृहनगर में एक कहावत है, यदि आप जौ से बने कंबल की 3 परतों से खुद को ढक लेते हैं, तो आप अगले साल तकिए पर सोएंगे। ट्रांग लेक येन ने यह सुना और मुस्कुराई। उसने यह वाक्य अपनी प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था। आज अचानक इसे सुनकर उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वह समय के माध्यम से यात्रा कर रही हो। दूसरी बार अपना सिर उठाते हुए अंधेरे आकाश में आतिशबाजी विशेष रूप से सुंदर और शानदार थी। उसने एक लंबी सांस ली। इस प्रकार एक वर्ष बीत चुका था। पहले चंद्र महीने के पहले दिन शाही उपपत्नी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्राट रानी के जिंग्यांग पैलेस में सो गया। पहले चंद्र महीने के दूसरे दिन सम्राट लैम गुएत हियन के स्वर्गीय महल में सो गया। नव पदोन्नत उपपत्नी ट्रान ने सम्राट का पक्ष प्राप्त किया। पहले चंद्र महीने के तीसरे दिन सम्राट ने उपपत्नी ट्रान को कई कीमती रत्नों से पुरस्कृत किया। साथ ही साथ उपपत्नी ट्रान के लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए शाही उपपत्नी येन को फटकार लगाई, जिससे यह नव पदोन्नत उपपत्नी पूरे महल में प्रसिद्ध हो गई। आखिरकार बर्फबारी रुक गई। ट्रांग लेक येन थिन्ह ट्रुक का हाथ थामे हुए धीरे धीरे साफ सुथरे पत्थर के रास्ते पर चल रहा था। शाही बगीचे में कई फूल मुरझा गए थे और उन्हें काट दिया गया था। सौभाग्य से कुछ पौधे थे जो पूरे साल उगते थे, शाही बगीचे को एक शांतिपूर्ण हरे स्थान से सजाते थे। लाख नी, शाही उद्यान वाकई बहुत सुंदर है। कुछ महीनों में जब फूल खिलेंगे तो मुझे आश्चर्य है कि यह कितना सुंदर होगा। झाड़ियों के पीछे से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिसके स्वर में अभी भी गर्व की झलक थी। महाराज, सर्दियों में फूल कम होते हैं, लेकिन अन्य समय में वे बहुत सुंदर होते हैं। ट्रांग लेक येन ने भौहें सिकोड़ी। उसके बगल में चल रहे थिन्ह ट्रुक ने यह देखा और धीरे से पूछा, वहाँ कौन है? कुछ ही देर बाद लाल वस्त्र पहने एक महिला बाहर आई, जो सफेद बर्फ के बीच चमकती हुई खड़ी थी। आपकी उपपत्नी उस पुण्यात्मा महिला को अपना सम्मान अर्पित करती है। लाल रंग की महिला ने ट्रांग लेक येन को स्पष्ट रूप से देखा और जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। उसकी लाल पोशाक का किनारा चमक रहा था।
ट्रांग लेक येन ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह वही नर्तकी थी जिसे नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित भोज में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका नाम नगा माई था। प्रिय प्रतिभा, कृपया खड़े हो जाइए। ट्रांग लेक येन ने आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ उठाया और चारों ओर देखते हुए कहा, बहुत ठंड है, फिर भी तुम यहाँ टहलने क्यों आई हो? थिना ट्रुक थोड़ा असंतुष्ट था। इस प्रतिभाशाली ट्रान ने महल की नौकरानी को अपनी रानी के समान नाम देने की हिम्मत कैसे की? कमरे में घुटन थी, इसलिए यह उपपत्नी टहलने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आपकी महारानी से मिल गई। प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, महाराज भी दृश्य देखने आए थे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने से उच्च दर्जे की उपपत्नी के व्यवहार पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं है। ट्रांग लेक येन उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहती थी, इसलिए उसने उदासीनता से जवाब दिया, उपपत्नी निन्ह ने इस महल को चाय का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह महल पिछले कुछ दिनों से कमरे में रह रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सैर सपाटा करने नहीं। प्रतिभाशाली व्यक्ति अचानक जाग गया, तो यह ऐसा ही है, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए मुझे नहीं पता था। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। ट्रांग लेक येन का समूह जब बहुत दूर चला गया, तो ट्रान ताई नहान ने प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि मुझे कब इतना सम्मान मिलेगा। लेक नी ने ध्यान से चियू हियन डुंग के समूह की ओर देखा और धीरे से कहा, इस नौकर ने सुना है कि चियू हियन डुंग महल में सबसे पसंदीदा उपपत्नियों में से एक है। यह सुनकर ट्रान ताई नहान की आंखें और भी भावुक हो गईं। एपिसोड 1 का अंत।